नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। समय काल था 1885 से लेकर 1947 ईस्वी, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। तो ये जो है ये पार्ट 1 है, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा है इसीलिए ये 4 से 5 पार्ट में आने वाला है। और पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग MCQs के रूप में कवर करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। तो आपको इस टॉपिक पे 500 से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री का जो बाकी टॉपिक है ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सारे के सारे वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। 1000 से ज़्यादा MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका पार्ट 1 है आज, और इसमें टोटल 57 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ये 57 क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाला है। और जैसे कि अभी बिहार शिक्षा भर्ती भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टैब्लिश्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1885, 1886, 1887 या 1888। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं पहले प्रश्न के लिए। इस वीडियो में टोटल जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो है 57। तो जब भी प्रश्न आपके सामने आया स्क्रीन पे, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। मिनिमम आपके 50 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए, तभी पता चलेगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ है। और इसके बाद ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो आइए देखते हैं। पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1885। तो ये तो खैर काफ़ी बेसिक प्रश्न है, आगे और भी कई सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है वोमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तीसरा माइकल ह्यूम या महात्मा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है AO ह्यूम। तो आप लोग याद रखिएगा, AO ह्यूम ने स्थापना किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और कब हुआ था स्थापना? 1885 में। हम लोग पहले प्रश्न में देख चुके हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट सेशन जो था INC का, वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता, बॉम्बे, अहमदाबाद या इलाहाबाद? तो जो सबसे पहला सेशन है वो हुआ था बॉम्बे में। और किसने स्थापना किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। कब हुआ था INC का स्थापना? 1885 में। हम लोग पहले देख चुके हैं, साथ साथ रिवीजन करते हुए जाएंगे। और इसके बारे में जान लीजिए कि बॉम्बे में हुआ था, और पहला सेशन जिसमें 72 प्रतिनिधि 72 डेलीगेट्स पहले सेशन में भाग लिए थे। और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में कहाँ हुआ था? अगर ये पूछ लिया जाए तो ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था पहला अधिवेशन। कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में स्थापना हुआ था, और पहले अधिवेशन के यहाँ पे पूछ रहा है अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी। क्योंकि कई बार एग्जाम में पूरा नाम दे देगा ऑप्शन में, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो पूरा नाम था वोमेश चंद्र बनर्जी। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। कौन चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सुरक्षा द्वार बने? सुरक्षा द्वार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेफ्टी वॉल्व। अब जान लीजिए कि सेफ्टी वॉल्व होता क्या है। तो आप लोग तो प्रेशर कुकर देखते ही होंगे, हमारे और आपके घरों में मौजूद है। तो इसमें 2 सेफ्टी वॉल्व लगे होते हैं। एक तो ये होता है मेन, जिसपे वेट ये रखा होता है, और एक सेफ्टी वॉल्व ये होता है। सेफ्टी वॉल्व का काम ये होता है कि जब प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा गैस जमा हो जाए, है ना, तो ये फिर क्या करता है कि ये जो वेट है वो ऊपर उठ जाता है, और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है अंदर गैस, वो बाहर निकलने में मदद करता है। नहीं निकलेगा तो क्या होगा? प्रेशर कुकर फट जाएगा। सेम यहाँ पे भी एक सेफ्टी वॉल्व होता है कि अगर इन केस ये फेल हो गया तो यहाँ से गैस निकलता है, जिससे क्या होता है? प्रेशर कुकर फटे ना, बहुत ज़्यादा गैस ना जमा हो जाए।
तो यहाँ पे इसलिए इसका जिक्र हो रहा है क्योंकि जो इसका स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम, वो चाहता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल्व बने। मतलब कि लोगों के अंदर जो इतना गुस्सा है गुलामी को लेकर अंग्रेजों के प्रति, तो ये लोग साल में एक बार मिले, मीटिंग वीटिंग करे और अपना गुस्सा निकाल लें, आंदोलन पे ना उतर आए, जैसे कि 1857 में हो गया था आंदोलन। इसके अलावा भी और बहुत सारे आंदोलन हुए थे, तो आंदोलन ना हो, इन लोगों का गुस्सा कहीं पे बस निकल पड़े, साल में एक बार ये लोग आपस में मिल ले, मीटिंग कर ले और कुछ होना जाना तो है नहीं, ये सोचकर इसका स्थापना किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ये एक रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर थे। तो अब है कि कौन चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सुरक्षा द्वार बने, तो वो ए.ओ. ह्यूम ही थे जिन्होंने इसका स्थापना किया था। और ये यही सोचकर किए थे कि बस ये तो एक सेफ्टी वॉल्व बनकर रह जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में मौजूद नहीं थे? मतलब जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें वो मौजूद नहीं थे, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनका जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन फिर भी ये स्थापना सत्र में मौजूद नहीं थे, तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। सातवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पहले का सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था? अभी क्या है, आईएनसी के थोड़ा सा पीछे हम लोग चले जाते हैं कि पहले भी तो कई सारे संगठन थे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पहले सबसे जो महत्वपूर्ण संगठन था वो कौन सा था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये संगठन था, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी एक संगठन था, यंग बंगाल एसोसिएशन भी एक संगठन था, लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो था ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। कहा जाता है कि यही बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, क्योंकि इन्हीं के जो मेंबर्स थे वही आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मतलब एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया, इन्हीं के मेंबर्स के द्वारा ही बनाया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि सिर्फ इंडियन एसोसिएशन भी कई जगह आप ये पढ़ेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का ही जिक्र किया जा रहा है। इसके अलावा इसको कई जगह पे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में, तो ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वही इंडियन एसोसिएशन जिसका जिक्र पिछले प्रश्न में हम लोग किए हैं, जिसके और भी कई नाम बताया मैंने। इंडियन एसोसिएशन के इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कह लीजिए या इंडियन नेशनल एसोसिएशन कह लीजिए, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आठवां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो ये मैंने उसी प्रश्न में बता दिया था कब हुआ था, तो ये हुआ था 1876 ईस्वी में। तो नौवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए संगठनों को काल क्रमबद्ध तरीके से सजाइए, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए कि सबसे पहले कौन एसोसिएशन बना था, उसके बाद कौन सा संगठन बना, फिर कौन सा बना। तो दिए गए ऑप्शंस में देखिए कौन कौन सा है, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो इसमें जो सबसे पुराना है वो है इंडियन लीग। इंडियन लीग कब का है? ये बना था 1875 ईस्वी में। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे वो है इंडियन एसोसिएशन। कहा जाता है कि इंडियन लीग बन गया इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन बाद में बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन एसोसिएशन है 1876 ईस्वी का। इसके बाद जो है वो है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा है 1884 ईस्वी में ये बना हुआ था। उसके बाद बना एक बॉम्बे एसोसिएशन, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी कहा जाता है, ये बना था 1885 में। तो देख लीजिए 1875, 1876, 1884 और 1885। तो देख लीजिए 4, 3, 2, 1, तो ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो। तो आइए अब देख लेते हैं कि ये जो चारों संगठन हम लोग अभी देखे हैं इस प्रश्न में, इन चारों के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो कौन है। तो इंडियन लीग का हम लोग बात किए, जो कि 1875 में हुआ इसका स्थापना, और वो करने वाले थे शिशिर कुमार घोष। दूसरे पे था इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में स्थापना हुआ, जो कि बाद में बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके और भी नाम जो मैंने आपको बताया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनके साथ एक और थे आनंद मोहन बोस।
और तीसरा जो संगठन था मद्रास महाजन सभा, ये हुआ था 1884 में, और इसके 3 फाउंडर्स थे, एम वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्य अय्यर और तीसरे थे पी आनंद चार्लू। चौथा जो संगठन था वो था बॉम्बे एसोसिएशन, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी कहा गया, और इसका स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। इसके भी 3 संस्थापक थे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये प्रश्न भी आते हैं, क्योंकि ये सब संगठन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले के संगठन थे। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। तो यहाँ पे एक और संगठन की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सारे संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी एक संगठन था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसकी स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इस एसोसिएशन का सबसे जो खास बात था कि इसका स्थापना इंडिया में नहीं हुआ था, इसका स्थापना हुआ था लंदन में। मतलब कि दादा भाई नौरोजी ये चाह रहे थे कि ये जो अंग्रेज लोग आकर हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक एसोसिएशन बनाए उन्हीं के देश में, और वहाँ के लोगों को बताए कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कैसे हमें लूट रहे हैं, कैसे हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उनके लोगों की सहानुभूति हमें मिलेगी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब किया गया था? तो यह किया गया था 1866 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था लंदन में। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को लगभग अंतिम समय में पूना से बॉम्बे कर दिया गया, क्योंकि तो हम लोग जानते हैं कि पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पहले वो बॉम्बे में नहीं होने वाला था, पहले वो पुणे में होने वाला था, पूना में, लेकिन बाद में उसको बॉम्बे में किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कि गलत है। यहाँ पे जो करेक्ट है वो है डी, इसलिए क्योंकि उस समय ना कोलरा फैला हुआ था पूना में, तो इसीलिए जो ऑर्गेनाइजर्स थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के, उनको मजबूरन इस अधिवेशन को पूना से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। देखिए CDS 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है कि पहले कहाँ होने वाला था? तो पूना में होने वाला था, बाद में बॉम्बे शिफ्ट किया गया। तो क्यों किया गया? तो उस समय कोलरा फैला हुआ था पूना में, इसीलिए मजबूरन पूना से बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न, बट उसके पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। 13वां प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला तो हम लोग देख लिए कि बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था, और पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, तो वो तो हम लोग देख चुके हैं। अब है कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सारे जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, इम्पोर्टेंट सेशंस हैं कांग्रेस के, वो हम लोग सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था कैलकाटा में हुआ था दूसरा अधिवेशन, और दूसरे अधिवेशन 1886 में हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे दूसरे वाले अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो वो थे 436। पहले अधिवेशन में भाग लिए थे 72 और दूसरे में लिए 436। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? दूसरा भी हम लोग देख चुके हैं कैलकाटा में, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था मद्रास में। 14 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और कब हुआ? ठीक अगले साल 1887 ईस्वी में। और ये हम लोग इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। उनका नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ये ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, है ना, इसीलिए ये वाला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला 15वां, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अब चौथे अधिवेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये आगे मैं बताऊंगा आपको। तो जो चौथा अधिवेशन है ये हुआ था इलाहाबाद में। तो याद रखिएगा, पहला बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, और चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। तो 15वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो ये जान लीजिए कि 1888 में हुआ था, और इस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज यूल।
और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले कोई अंग्रेज थे, फर्स्ट इंग्लिश थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे, जो कि अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो याद रखिएगा, पहले मुस्लिम कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले अंग्रेज कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। तो 15 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब गठन हुआ था, तो गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। तो इस समय वायसराय कौन थे, आपको ये बताना है। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो 16वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इसी बीच 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ये तो याद करना काफ़ी आसान है। अगर आपको याद ना होए तो बस इतना याद रखिएगा कि ये डफर था जिसने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होने दिया, क्योंकि यही तो आईएनसी ही तो बाद में जाकर आज़ादी का सबसे मेन कड़ी बना भारत को आज़ाद कराने में। तो इतना याद कर लीजिएगा कि डफर था, इसीलिए इसने आईएनसी का स्थापना होने दिया, रोका नहीं। तो 16वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 17वां देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो पहला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ये तो बिल्कुल सही है, अभी हम लोग पिछले प्रश्न में ही देखे हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये भी बिल्कुल सही है, हम लोग देख चुके हैं। बोमेश चंद्र बनर्जी यही थे पहले सेशन के अध्यक्ष। तीसरा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, बॉम्बे में हुआ था पहला अधिवेशन। उसके बाद देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर भी मौजूद थे। तो आप वैसे ही देख लीजिए कि ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे थर्ड है, देख लीजिए किसमें नहीं है। तो यहाँ भी थर्ड है, मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। इसमें भी थर्ड है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी थर्ड है, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ ऑप्शन बी ही करेक्ट हो सकता है। 1, 2 और 4 ये जो है सही है। तो 17वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18वां। अब चूंकि जो बिहार के एग्जाम में अगर आप लोग अपीयर होने वाले हैं, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए, आपको ये बताना है। 1, 2, 3 या 4। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन बिहार में हुए हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार में कहाँ कहाँ हुए? एक बांकीपुर जो कि पटना में है, पहला अधिवेशन वहाँ हुआ था। और दूसरा एक अधिवेशन था जो कि गया में हुआ था। तो ये 2 अधिवेशन बिहार में हुए। आगे इसके बारे में आगे के प्रश्नों में और डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19वां प्रश्न देखते हैं। 1912 में बांकीपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में ही आपको कितने सारे अलग अलग क्वेश्चंस का जानकारी मिल गया कि बांकीपुर में कब हुआ था? 1912 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और ये 27वां अधिवेशन था। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे आपको ये बताना है। तो उस समय अध्यक्ष थे RN मुदोलकर। मतलब बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 27वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बांकीपुर पटना में हुआ था, 1912 में हुआ था। अध्यक्ष थे RN मुदोलकर। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। 1922 में गया में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? मतलब बिहार में जो अगला हुआ अधिवेशन वो सीधा हुआ 1922 में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था और वो बिहार के गया में हुआ था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे CR दास, जिसका फुल फॉर्म है चितरंजन दास। तो 20वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, थर्ड। और कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। तो इस समय पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बने थे। तो वो कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो 21वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। 22वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। 1888 में हुआ था और वो चौथा अधिवेशन था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे जॉर्ज
यूल, यही थे जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। हम लोग पहले बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? मतलब ऐसा पहली बार कब हुआ जब कोई महिला जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी? वो कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ये कब बनी थी? ये बनी थी सीधा 1917 में। सोचिए 1885 में स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और 1917 में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और ये कौन सा सेशन था? ये था 32वां सेशन। सीधा 32वें सेशन में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आइए बात करते हैं 24वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? वो तो महिला थी लेकिन ये भारतीय नहीं थी एनी बेसेंट। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो वो थी, पहली भारतीय जो कोई थी वो थी सरोजिनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्षा थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और ये वाला अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कानपुर में। और ये कौन सा अधिवेशन था? अगर ये पूछ लिया जाए तो ये था 40वां अधिवेशन। अगर आप इतना नहीं याद रखना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो जरूर याद रखिएगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी और वो सेशन मतलब कब हुआ था, किस साल में हुआ था। तो 1925 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये कई थोड़ा बहुत अगर आप याद रख सके तो ज़रूर रखिएगा, लेकिन साल और कौन थी ये तो ज़रूर याद रखिएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं। कौन से एकमात्र साल में महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? इससे क्या पता चल रहा है क्वेश्चन से कि मतलब महात्मा गांधी जी सिर्फ एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो साल कौन सा था? तो वो साल था 1924। 25वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलगाम में। ये जो मतलब सेशन था कांग्रेस का ये बेलगाम में हुआ था और ये 39वां सेशन था। और बेलगाम कहाँ है? कर्नाटका में। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1924 में महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 26वां प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था? मतलब किस वर्ष में जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है पास किया गया था, उस समय कांग्रेस का कौन सा सेशन चल रहा था और किस साल की ये बात है? तो ये बात है 1929 का। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये 44वां अधिवेशन था। और ये कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। इसी समय जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था कि अब तो भैया हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। 27वां प्रश्न देखते हैं। किस साल में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन गांव में हुआ था? मतलब अभी तक सारे अधिवेशन शहर में हो रहे थे, तो मतलब कौन से अधिवेशन में ऐसा पहला बार हुआ था जब वो अधिवेशन गांव में हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। किस गांव में हुआ था ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये गांव का नाम था फैजपुर, जो कि कहाँ है? ये है बंगाल में, एक गांव है बंगाल में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये 50वां कांग्रेस का अधिवेशन था। 28वां प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? तो ये बने थे 1938 में। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, आप माफ कीजिएगा। यहाँ पे किस साल में पहली बार बने थे? पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो पहली बार ये बने थे 1938 में। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये 1939 में भी बने थे। ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ पे ये इस तरीके से तो एक क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे पहली बार 1938 में बने थे। तो 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? ये हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा जो कि गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था ये अधिवेशन, जब सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये 51वां अधिवेशन था, 51वां। दूसरी बार 1939 में ये बने थे, जब हुआ था त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, जो कि अगला अधिवेशन था 52वां।
तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक बार तो बने थे भैया 51वें अधिवेशन में, और एक बार बने थे 52वें अधिवेशन में। एक बार जब हरिपुरा में हुआ था जो कि गुजरात में है, और एक हुआ था त्रिपुरी में जो कि एमपी में है। तो 1839 में भी बने थे, 1838 में भी बने। तो दोनों साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। 29वां प्रश्न देखते हैं। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो हुआ ये था कि सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी दोनों के बीच में थोड़ा अनबन हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे 1939 में जब अधिवेशन हो रहा था तब किसी और को बनाना चाहते थे, मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट। लेकिन एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी भी खड़े थे और सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए, तो इसीलिए दोनों में अनबन हुआ। और ये बात कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, आपको ये बताना है। तो वो बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बाद में हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। तो ये अधिवेशन 1939 में हुआ था, जो कि क्वेश्चन में ही जिक्र है, और ये हुआ था त्रिपुरी में हुआ था, जो कि एमपी में है ना। अब आइए बात करते हैं 30वां प्रश्न। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे JB कृपलानी जी। तो 30वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न। तो नीचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की एक सूची दी गई है और कुछ कोड दिए गए हैं। तो आपको कोड के आधार पर उनको कालक्रमबद्ध अनुसार आपको सजाना है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। मतलब पहले कौन अध्यक्ष बने थे, फिर कौन बने, फिर कौन बने, ऐसे आपको सजाना है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सरोजनी नायडू। तो इनमें से सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे महात्मा गांधी। हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कब बने थे ये? 1924 में ये बने थे। और कौन से जगह पे हुआ था वो अधिवेशन? तो वो हुआ था बेलगाम में, वो अधिवेशन हुआ था 1924 में हुआ था। दूसरे नंबर पे जो बने थे वो थे सरोजनी नायडू। इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये पहली महिला अध्यक्षा थी, मतलब भारतीय महिला अध्यक्षा थी सरोजनी नायडू, भारतीय महिला। तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1925 में कानपुर में। इसके बाद बने थे जवाहरलाल नेहरू, वो बने थे 1929 में, जो कि लाहौर अधिवेशन था, जिसमें क्या पास हुआ था, हम लोग बात किए हैं पहले, पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था वो लाहौर में ही पास हुआ था। और उसके बाद दिए गए ऑप्शन में जो चौथे नंबर पे थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। ये बने थे 1931 में, जब हुआ था कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी 1924, फिर सरोजनी नायडू 25, फिर 29 जवाहरलाल नेहरू, और फिर वल्लभ भाई पटेल 31। तो इस तरीके से अगर आप सजाएंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा 1, 4, 2 एंड 3। आइए देखते हैं 32वां प्रश्न। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा गया? मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल किनको दिया गया? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी जी को। इनके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस वीडियो में। क्या बात कर चुके हैं कि इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और इसकी मतलब ये इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन ये जो बनाए थे, कहाँ बनाए थे? तो ये बनाए थे लंदन में, हम लोग पहले बात किए हैं। और ये बनाए थे 1866 ईस्वी में। आइए बात करते हैं 33वां प्रश्न। निम्न में से किन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो दादा भाई नौरोजी जी को 3 बार चुना गया था INC का अध्यक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 33वां का ऑप्शन ए सही है। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये बने थे 2 बार, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे 2 बार, 1895 में एक बार बने थे और एक बार 1902 में बने थे। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जी ये एक बार बने थे, 1905 में ये बने थे। तो आइए बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था के ऊपर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब लिखी थी? इनका एक बहुत ही फेमस किताब है, अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो 33वां जो है 34 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब लिखा गया था, दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था। और ये जो है भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था के ऊपर है। 35वां प्रश्न।
ब्रिटिश राज के दौरान किसने आर्थिक निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? इकोनॉमिक ड्रेन की जो थ्योरी है वो देने वाले कौन थे? तो वो भी थे दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह लेकर चले जाना, तो मतलब इंडिया का जो धन था वो ब्रिटिश लोग लेके चले जा रहे थे इंग्लैंड, तो उसी के ऊपर इन्होंने लिख दिया था ये जो थ्योरी है इकोनॉमिक ड्रेन का, दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। 36वां प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने यह घोषणा किया कि भारत की राजनीतिक कोशिशों का लक्ष्य स्वराज हासिल करना है? मतलब किस अधिवेशन में इन्होंने यह घोषणा किया था कि जो हम राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं इसका लक्ष्य एकमात्र है स्वराज हासिल करना? तो ये पहली बार घोषणा हुआ था 1906 में, जब ये हुआ था कलकत्ता में सेशन हुआ था कांग्रेस का, और ये सेशन था 22वां सेशन था। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का जिक्र हुआ था। 37वां, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब हम खुद से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, इसी को कहते हैं स्वराज। तो 37 का ऑप्शन बी करें। 38वां प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में रह रहे थे, ही इंडिएवर टू एजुकेट द ब्रिटिश पीपल, तो वहाँ पे क्या करते थे वो ब्रिटिश के लोगों को मतलब ये जानकारियाँ देते थे किस बारे में? अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज रूलर्स ऑफ इंडिया, कि मतलब भारत के शासक के रूप में उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। ही डिलीवर्ड स्पीचेस, उन्होंने कई सारे भाषण दिए। पब्लिश्ड आर्टिकल्स, और कई सारे आर्टिकल्स को पब्लिश करवाए न्यूज़पेपर्स में, किस लिए? टू सपोर्ट हिज अपोजिशन टू द अनजस्ट एंड ऑपरेसिव रिजीम ऑफ ब्रिटिश राज। वो मतलब अपना सपोर्ट दिखाना चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश का राज चल रहा है, इतना खतरनाक, इतना दमनकारी नीतियां हैं, उनके विरोध में ये सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब हम चाहते हैं कि ब्रिटिश लोग वहाँ शासन न करें, इतनी दमनकारी नीतियां न अपनाएं हमारे लोगों के ऊपर। इन 1866 में ही हेल्प्ड टू इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ विच ही बिकेम द ऑनरेरी सेक्रेटरी। बेसिकली आपको ये बताना है कि ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, तो इससे आपको उस आदमी के बारे में पता करना है जिस आदमी के बारे में ये कहा जा रहा है। तो आप लास्ट के 2 लाइनों से ही पता कर सकते हैं। 1866 में इन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हम लोग 2 बार पहले बात कर चुके हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को किसने स्थापना किया था इसका? तो इसका स्थापना किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो बाकी बातें भी इन्हीं के द्वारा है कि ये ब्रिटेन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर वहाँ के नागरिकों को बताते थे कि देखिए आपके लोग हमारे ऊपर किस तरीके से गंदे तरीके से शासन कर रहे हैं, किस तरीके से दमनकारी नीतियों को अपना रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, ये दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जा रहा है। 39वां प्रश्न, राजा जनता के लिए बने होते हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनती। राष्ट्रीय आंदोलन के समय कहा गया यह कथन किसका है? तो ये कथन भी है दादा भाई नौरोजी जी का ही। तो 39वां का ऑप्शन सी करेक्ट है। 40वां देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? जिस तरीके से इंडिया में जो है लोकसभा लोअर हाउस को कहा जाता है, उसी तरीके से ब्रिटेन में लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहाँ के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। 40वां का ऑप्शन ए करेक्ट है। 41वां, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 41वां का ऑप्शन डी करेक्ट है। 42वां, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से किसे उदारवादी नेता के रूप में जाना जाता है? उदारवादी मतलब मॉडरेट लीडर, मतलब कि नरम पंथ लीडर, मतलब जो लड़ाई झगड़े हिंसा में विश्वास न करते हो। तो उदारवादी नेता किनको कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक उदारवादी नेता थे, ये लड़ाई झगड़े में नहीं, मतलब कि बातचीत से रास्ता निकालने में ये भरोसा रखते थे। बाकी जो है बिपिन चंद्र पाल, ये तो बिल्कुल चरमपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय भी थे, औरोबिंदो घोष भी थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये एक उदारवादी नेता थे। 43वां, सही कथन या कथनों को चुनिए। तो देखते हैं। पहला, लाला लाजपत राय सेड दैट कांग्रेस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। ये बिल्कुल लाला लाजपत राय जी ने ही ये कहा था कि ये जो कांग्रेस जो मतलब आईएनसी जो बनाया गया है, ये लॉर्ड डफरिन का एक मतलब दिमागी शैतानी दिमाग का ये नतीजा है। मतलब कुछ लोगों का ये मानना था कि लॉर्ड डफरिन बहुत ही चालाक है,
वो इसलिए इसको बनने दिया है क्योंकि ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका यूज हो, है ना। तो लाला लाजपत राय जी ने ये कहा था कि ये ब्रेन चाइल्ड है लॉर्ड डफरिन का। दूसरा देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक सेड दैट इंडियंस कुड नॉट अचीव एनी सक्सेस इफ वी क्रॉक वंस अ ईयर लाइक अ फ्रॉग। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि भारतीयों को इससे कोई सफलता नहीं मिलने वाली, अगर साल में एक बार हम लोग मिलेंगे और मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। बेसिकली ये नेशनल कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं जो साल में एक बार मीटिंग करते थे, तो इनका कहना था इससे कुछ नहीं होने वाला। तीसरा देखते हैं, बिपिन चंद्र पाल सेड दैट कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूशन। ये भी सही है। बिपिन चंद्र पाल जी ने ये कहा था कि कांग्रेस बेसिकली एक भीख मांगने की इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे लोग जमा होते हैं अंग्रेजों से भीख मांगने के लिए कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, बस यही बात है। तो ये तीनों ये स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। याद रखिए ये जो तीनों लीडर हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इनको शॉर्ट में कहा जाता है लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही चरमपंथी नेता थे, है ना। ये मॉडरेट लीडर नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ये याद रखिएगा। 44वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से कौन नेता उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल यही है, ये तो उदारवादी नेता बिल्कुल नहीं। अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया ये एक चरमपंथ नेता थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लाल बाल पाल, तो बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, ये तो मॉडरेट लीडर थे। एमजी रानाडे, ये भी मॉडरेट लीडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी मॉडरेट लीडर ही थे, मतलब नरमपंथी थे। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रानाडे, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक छोटा सा एक मतलब पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। 45वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक उदारवादी नेता नहीं थे? सेमी पिछले जैसा ही प्रश्न है, उदारवादी नेता कौन नहीं थे। यहाँ भी देखिए पहला ही ऑप्शन में बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, तो ये तो चरमपंथ नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो उदारवादी नेता नहीं थे। तो 45वां का भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बाकी जो है तीनों हैं, तीनों ही नरमपंथ मतलब कि मॉडरेट लीडर थे। 46वां देखते हैं, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका क्या था? मतलब जो उदारवादी नेता थे उनका तरीका क्या था? तो उनका तरीका था कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, मतलब कि संवैधानिक विधान, मतलब धीरे धीरे बातचीत से एक हक दो फिर एक हक दो, मतलब थोड़ा थोड़ा कि मतलब एक जगह सीटों को बढ़ा दो, हमें थोड़ा थोड़ा छूट देते जाओ। उनका तरीका यही था, अंग्रेजों से थोड़ा थोड़ा वो हक मांगते रहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशंस। 47वां, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा मतलब इच्छा इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना है। यह कथन किसका है? मतलब ये कौन बोला था कि कांग्रेस तो अपने पतन के लिए ऑलरेडी लड़खड़ा ही रही है और जब तक मैं भारत में हूँ तब तक मेरी एक बहुत ही बड़ी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 47वां का ऑप्शन बी है। 48वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के ठीक बाद किसने कहा कि कांग्रेस एक सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, गांव में तो इसको कोई जानता नहीं है, ना मिडिल क्लास कोई जानता है, बहुत कम लोगों का ये प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। 49वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? तो पहली बार 12वां जब अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1896 ईस्वी में, कलकत्ता में हुआ था, ये कलकत्ता में। तो इस समय पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्लाह सयानी, ये थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष 12वें सेशन के। 50वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया? जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो ये पहली बार गाया गया था 26वें अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1911 में, और ये भी हुआ था कलकत्ता में।
तो देख लीजिए, जन गण मन हो या वंदे मातरम हो, दोनों ही कलकत्ता में ही पहली बार गाया था, कलकत्ता अधिवेशन में ही। हालांकि साल अलग अलग था, यहाँ पे देखिए 1896 था वो साल और ये 1911 ही है, लेकिन दोनों ही अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। लेकिन इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे बिशन नारायण धर। इस समय के अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। 51वां प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब प्रभाव में आया, कब इफेक्ट में आया, आपको ये बताना है। तो इफेक्ट में आया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो यहाँ पे प्रभाव में आया पूछ रहा है, मतलब कोई और डेट भी होगा, बिल्कुल। जब अनाउंस कब हुआ था, कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो अनाउंस हुआ था 19 जुलाई 1905 को अनाउंस हुआ था। इफेक्ट में कब आया था, 16 अक्टूबर 1905 को। 52वां प्रश्न, बंगाल विभाजन को किस कानून के तहत रद्द कर दिया गया, कौन सा कानून लाया गया था जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो वो कानून था प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और यही कानून था, प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार नाम से एक कानून आया और उसी से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 53वां, जब नरम और गरम दल में कांग्रेस विभाजित हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मतलब एक समय ऐसा भी आया जब कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल, क्योंकि दोनों का जो कार्य करने का पद्धति था बिल्कुल ही अलग था, तो दोनों अलग हो गए। तो जिस समय अलग हुए, जिस सेशन में, उस सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय थे रास बिहारी घोष। 53वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कब हुआ था, 1907 में दोनों अलग हुए थे, सूरत में ये अधिवेशन हुआ था, सूरत में। 54वां प्रश्न, नरम और गरम दल में हुई टूट कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में किस वर्ष खुलकर सामने आ गया। सेम ही प्रश्न है, अलग तरीके से अलग एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैंने ले लिया। तो ये हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में। 55वां प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का थीम किस पर आधारित है, कौन से आंदोलन पे ये जो थीम है आधारित है आनंद मठ का, तो ये आधारित है सन्यासी रिवोल्ट पर, सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित है। 55वां का हो जाएगा डी। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, ये 1770 से लेके 1800 ईस्वी तक बीच बीच में होता रहा था, अलग अलग जगहों पे। 56वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र उदारवादी नेताओं, मतलब मॉडरेट लीडर, इनकी नीतियों का अनिवार्य रूप से मुखपत्र था, मतलब जो वो चाहते थे इसमें छपवाते थे, तो उनका मुखपत्र कौन सा था, मतलब समाचार पत्र, वो था लीडर। तो 56 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 57वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न भी है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी। तो आज तक के जो सबसे लंबे समय तक रहने वाली अध्यक्ष हैं वो हैं सोनिया गांधी। ये 22 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष ये रह चुकी हैं सोनिया गांधी, इनसे ज़्यादा आज तक कोई भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल ये एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो यही था वीडियो और 57 प्रश्न थे ये। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके आगे के पार्ट्स अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।